अच्छी इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत वेल नोन ऑब्जर्वर एंड डीप थिंकर हैं, जो प्रॉपर अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। आज हम दो इम्पॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर आपने ये दो स्किल सीख ली तो आप अपने फैमिली में फर्स्ट वेल्दी एंड रिच पर्सन बन सकते हैं, चाहे आपकी एजुकेशन कैसी भी क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं अमीर बनने के मिलियंस ऑफ तरीके हैं और इनमें से कुछ के ऊपर बुक्स भी लिखी गई है। अमीर बनने के चाहे मिलियंस ऑफ तरीके ही क्यों ना हो, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है अपने हाथों में कंट्रोल रखना या रूल करना। आज हम इस वीडियो के अंदर गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे ऑथर मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेइंग वेल्दी। क्योंकि आजकल की इंटरनेट की दुनिया में अमीर बनना बहुत आसान हो चुका है, और आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, और जिसके भी पास स्मार्टफोन है वो या तो अमीर बन सकता है और या तो वो अमीर बन रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि अमीर बनना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू अमीर बने रहना। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास एक एडेड स्किल नहीं होती है, जिसे कहते हैं स्टेइंग वेल्दी। साल 1929 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्रेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि इस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से मिलियंस ऑफ लोग बैंकरप्ट हो चुके थे, और कुछ लोगों की तो डेथ भी हुई थी। लेकिन इसी डिप्रेशन में एक आदमी था जो बहुत अमीर बन रहा था। उसकी पूरी फैमिली ग्रेट डिप्रेशन में भी इतनी अमीर थी कि वो कुछ भी कर सकते थे, जहां दूसरी ओर लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे थे। ये जो पर्सन थे ना, वो थे जेसे लिवरमोर। वो अपने समय के ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे। 1877 में ये आदमी अपने काम में तब इतने प्रोफेशनल थे जब लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और जब डिप्रेशन आया तब उनकी वाइफ और पूरी फैमिली बहुत सैड थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी इस डिप्रेशन में बैंकरप्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि उन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया है। मतलब उन्हें पता था कि अगर वो पैसे अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने स्टॉक्स में पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। और यही रीज़न है कि उन्होंने द ग्रेट डिप्रेशन में भी सर्वाइव किया था और पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब्राहम जमन्स्की, जो एक मल्टी मिलियनेयर थे, जिन्होंने अपना करियर 1920 में जब इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही थी तब बनाया था। जब देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी तब उन्होंने भी वही किया जो हर सक्सेसफुल न्यूयॉर्कर कर रहा था, स्टॉक मार्केट में हैविली बेट लगाना। इसके अगले ही दिन न्यूज़ में खबर आती है कि अब्राहम जमन्स्की, जो ईस्ट साइड के रियल एस्टेट ऑपरेटर थे, वो लापता हो चुके हैं। उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत ढूंढा, और उनके एक फ्रेंड ने बताया कि उनके हस्बैंड को उन्होंने ब्रॉडवे से गुजरते हुए देखा था। तो पता चला कि उन्होंने डिप्रेशन में आके अपनी जान ले ली। यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रास्ट यानी डिफरेंस है। अक्टूबर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने जेसे लिवरमोर को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था, और वहीं दूसरी ओर उसी डिप्रेशन ने अब्राहम को इतना बर्बाद कर दिया था कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी थी। बट द स्टोरी इज नॉट एंड हियर। 4 साल बाद जेसे को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कुछ गलत जगह अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बेट्स पे भी पैसे लगाए, जिसकी वजह से उनका जो डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और स्टॉक मार्केट में भी उनका नुकसान हो चुका था। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रेस्पेक्टफुल बिजनेसमैन ऐसे सडनली ब्रोक हो जाए तो उसे खुद पे शर्म आने लगती है, और ऑब्वियसली शॉक लगने की वजह से उन्होंने खुद की जान ले ली। जेसे एंड अब्राहम दोनों की टाइमिंग भले ही अलग हो, बट ये दोनों लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। दोनों लोग जितने अच्छे थे अमीर बनने में, उतने ही बुरे थे अमीर बने रहने में। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। के पास पैसे आने और पैसे बचाने दो अलग अलग काम हैं। पैसे आने के लिए हम काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए हमें समझना होता है कि हम कैसे पैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने पैसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी सेविंग्स कम हो जाती है। इसीलिए हमें अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा सके। अगर हम कहें कि आप अमीर नहीं हैं तो आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये सभी लोगों के लिए सही है, चाहे उनकी इनकम कम हो या ज़्यादा। पैसे कमाना एक बात है और उन्हें संभाल कर रखना दूसरी बात है।
इमेजिन कीजिए कि आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपए दिए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप उस पैसे को इंस्टेंटली खर्च कर सकते हैं, लाइक चॉकलेट्स, फूड्स, टॉयज एंड बहुत सारे गैजेट्स में एक्सेट्रा में। और सेकंड ऑप्शन है आप इस पैसे को सेव करते हैं और जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप स्कूल में हैं और आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं है क्योंकि आपकी सारी नोटबुक भर चुकी हैं और आपका घर भी स्कूल से काफ़ी दूर है। तब आप अपनी सेविंग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इमरजेंसी फंड या फिर ऑलवेज हैव अ बैकअप भी कह सकते हैं। सुनने में सिंपल है लेकिन कुछ ही लोग इस सिंपल चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं अगर मनी सक्सेस को एक वर्ड में बताना हो तो वो होगा सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम एक एवरेज लाइफ भी नहीं जी पाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सक्सेसफुल कंपनीज के शेयर्स हर कोई खरीदना पसंद करता है, लेकिन समय के साथ साथ शेयर्स की वैल्यू गिरने लगती है। इसके लिए हम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं और लोगों को वो शेयर्स बेकार लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्च बताती है कि फोर्ब्स की 400 लोगों की लिस्ट में, जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट होती है, उसमें हर 10 साल में करीब 20% लोग बदलते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसे के साथ सही तरीके से काम नहीं करने से लोग अमीर होने के बाद भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा कमाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसे हम स्कूल में एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक सही तरीके से पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से अच्छे पैसे या ज्यादा पैसे कमाने के लिए भी एक सही तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन इसका एक रीजन ये भी है कि पैसा कमाना और पैसा बचाकर रखना दो डिफरेंट स्किल्स हैं और दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। पैसे कमाने के लिए हमें खुद रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और अपने आप को मैदान में उतार कर दिखाना होता है, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। पैसे बचाना बिल्कुल इसका उल्टा है। इसके लिए आपको ह्यूमिलिटी और फियर की ज़रूरत है। वो इसीलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो कमाया है वो कभी भी जा सकता है और आपके सक्सेस में लक का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और आपके फ्यूचर की सक्सेस आपकी पास की तरह नहीं होने वाली है। जब आपके माइंड और आपको ये सच पता होगा तब आप अपने वेल्थ को लेकर सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे और आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हमेशा अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के बारे में ही सोचेंगे। सबसे बड़ा फायदा ना ही ग्रोथ में है, ना ही ब्रेन में है और ना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। सबसे बड़ा फायदा है किसी काम को पकड़कर उसमें लंबे समय तक टिके रहना और यही हमारी स्ट्रेटेजी की फाउंडेशन होनी चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर अपने करियर में ही क्यों ना काम कर रहे हो। पैसे को लेकर सर्वाइवल मेंटालिटी रखने के दो फायदे हैं। पैसे के पीछे कई बार इतना भागते हैं कि हम अपनी लाइफ को ही खतरे में डाल देते हैं और सर्वाइवल मेंटालिटी हमें इसी डेंजर से बचाती है। सर्वाइवल मेंटालिटी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो आपकी लाइफ और मनी दोनों को संभाल कर बैलेंस करता है। और दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग खुद में ही एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप अपने एसेट्स को कई साल देते हो ग्रो करने के लिए। ये बिल्कुल एक आम के पेड़ के बीज बोने के जैसा है। पहले साल आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना जड़ मजबूत कर रहा है। 10 साल या 50 साल में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को मेंटेन करके रखने के लिए सर्वाइविंग मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि ओवर टाइम आपकी लाइफ में जो भी नेचुरल अप्स एंड डाउन्स हैं जो आपको फेस करनी ही करनी है, आप उन्हें हैंडल कर पाओ। वेल, आपने इन्वेस्टिंग डुओ चार्ली मंगर एंड वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस गैंग का एक थर्ड मेंबर भी था जो इन्हीं की तरह स्मार्ट था। वेल, उनका नाम है रिक गुडिन। वॉरेन, चार्ली एंड रिक, ये तीनों लोग हर काम साथ में करते थे, जैसे कि साथ में इन्वेस्टमेंट्स करना, बिजनेस मैनेजर्स के इंटरव्यू लेना एंड एक्सेट्रा। वॉरेन और चार्ली सक्सेसफुल हो रहे थे तब रिक कहीं गायब हो गए थे। वॉरेन कहते हैं, चार्ली और मुझे पता था कि हम दोनों बहुत वेल्दी बनने वाले हैं और डेफिनेटली बनेंगे और इसीलिए हमें अमीर बनने की जल्दी नहीं थी। लेकिन रिक जल्दी अमीर बनना चाहते थे, जिसके लिए रिक ने बहुत सारा लोन लिया था और 1973 एंड 74 इन 2 सालों में स्टॉक मार्केट 70% डाउन चल रहा था और रिक के पास पैसे नहीं थे अपने डेब्ट पे करने के लिए। रिक अपने बर्कशायर के स्टॉक्स बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि वो वॉरेन की तरह स्मार्ट थे
उन्हें इस कंपनी का फ्यूचर दिख रहा था, बट उन्होंने जल्दबाजी में आकर अपनी सिचुएशन ही ऐसी बना ली थी कि उन्हें वो शेयर्स बेचनी ही पड़ी थी। और वॉरेन ने ये खुद बताया है कि उन्होंने रिक के शेयर्स को $40 पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। अगर हम चार्ली, वॉरेन और रिक को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं ये तीनों गेटिंग वेल्दी में अपनी स्किल्स के साथ इक्वल थे, बट वॉरेन और चार्ली ये दोनों के पास एक एडेड स्किल थी जो है स्टेइंग वेल्दी, और ओवर टाइम यही स्किल हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए जब आप स्कूल में स्टडीज करने जाते थे, अगर आपने अपनी लाइफ में गलती से एक भी बार टॉप किया होगा तब आप शायद कुछ ही लोगों को याद होंगे। वहीं दूसरी ओर एक और लड़का है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो पिछले 10 सालों से यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक टॉप करता आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, वो टॉपर बना रहा तो किसको ज़्यादा याद रखा जाएगा? ऑब्वियसली आप इतने स्मार्ट तो है ही, आपके फ्रेंड को ज़्यादा याद रखा जाएगा, क्योंकि टॉपर बनना एक बार हर कोई कर सकता है, लेकिन 10 साल तक टॉपर बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही सेम डिफरेंस है स्टेइंग वेल्दी और गेटिंग वेल्दी में।